गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ा। वो आपके समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ते हैं सदिशों का संयोजन। और सदिशों का जो संयोजन है वो 3 नियमों के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं, जिसमें हमारा पहला जो नियम है वो है सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। हमारा हेडिंग है सदिशों का संयोजन, और जिसमें पहला जो नियम है वो है त्रिभुज का नियम। अब सदिशों का जो संयोजन है, संयोजन का मतलब होता है ऐड करना। अदिश राशियां और सदिश राशियों के संयोजन में बहुत अंतर होता है। अब तक हमने छोटी क्लासों में जो भी एडिशन पढ़ा, जो भी संयोजन हमने पढ़ा, उस संयोजन में हमने डायरेक्ट संख्याओं को जोड़ा है। जैसे मान लो हमने ये देखा कि जो संयोजन अपन ने किया, जैसे 15 और 20, इस प्रकार से सिंपल हमने एडिशन किया, सिंपल हमने जोड़ किए, जिनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, सीधा हम योगफल प्राप्त कर सकते हैं कि इसका योग 35 आ जाएगा। लेकिन जो सदिशों का संयोजन है वो अदिश राशियों के संयोजन से अलग होता है। ठीक है, तो अदिश राशियां तो डायरेक्ट जोड़ी जा सकती हैं। अदिश राशियों का मतलब होता है कि केवल परिमाण, उसमें दिशा नहीं होती, और सदिश राशियों में दिशा को साथ में लेकर चला जाता है। तो इसलिए सदिशों का संयोजन समझने के लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे। 3 नियम है हमारे पास में, जिसमें पहला जो नियम है हमारा वो है त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम क्या है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के नियमों में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से निर्मित होता है, जिसमें 3 भुजा है। जैसे मान लो एक भुजा हमने ये ले ली, दूसरी भुजा हमने ये ले ली, और तीसरी भुजा जो होगी वो इस प्रकार से यहाँ होगी। ठीक है, 3 भुजाओं से निर्मित आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के नियम में क्या दिया? सदिश के लिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सदिश के लिए त्रिभुज के नियमानुसार क्या हो जाएगा कि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं जो हैं, 2 क्रमागत भुजाएं, इसमें 2 सदिश को व्यक्त कर रही हैं। एक ही क्रम में 2 क्रमागत भुजाएं एक ही क्रम में 2 सदिश को व्यक्त करती हैं। तो तीसरी जो भुजा होगी वो विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी। ठीक है, क्या क्या कहा हमने कि 2 क्रमागत भुजाएं, एक भुजा ये और दूसरी ये, समान दिशा में है, डायरेक्शन समान है। अब दिशा समान और असमान कैसे होगी? देखो, आप यूं कहोगे कि ये दिशा और ये दिशा अलग है, लेकिन जो क्रम है इनका क्रम सेम है। क्रम में अपन किस प्रकार से लेंगे कि एक सदिश तो मान लो इस दिशा में यूं, सदिश के डायरेक्शन मान लो एक तो एंटी क्लॉकवाइज है और एक मान लो ये क्लॉकवाइज है। या इसको आप इस प्रकार से समझिए कि हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा हमने ये ले ली, दूसरी भुजा हमने ये ले ली, और तीसरी भुजा हमने ये ले ली। तो तीनों जो सदिश हैं, तीनों का क्रम सेम है, तीनों का क्रम समान है। क्रम समान का हमें पता कैसे लगेगा कि किसी भी सदिश में एक तो होता है पूंछ और एक होता है शीर्ष। ये तो क्या है? शीर्ष। और ये होता है पीछे का भाग, जिसको हम कहते हैं पूंछ। तो अगर कोई भी सदिश जिसमें एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की अगर पूंछ जुड़ी है तो उसको अपन कहते हैं एक ही क्रम है, एक ही क्रम में माने जाते हैं वो सदिश। जैसे ये हमने एक सदिश लिया, दूसरा सदिश हमने ये लिया, तीसरा सदिश हमने ये लिया, चौथा सदिश हमने ये लिया। इन सब में क्या है? इस सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ी है, दूसरे के शीर्ष से तीसरे की पूंछ जुड़ी है, तीसरे के शीर्ष से चौथे की पूंछ जुड़ी है। तो ये एक ही क्रम माना जाता है, इनका क्रम एक ही है। लेकिन अगर हम एक सदिश ऐसा जोड़ दें, कैसा? ये हमने जोड़ दिया
तो क्या अब इन सभी का क्रम एक ही है क्या? एक क्रम नहीं होगा ना, इस सदिश का क्रम उल्टा जुड़ गया। अब इसमें शीर्ष से पूंछ नहीं जुड़ रही, जबकि कैसे जुड़ रहे हैं, शीर्ष से शीर्ष जुड़ रहा है, तो इसका क्रम कैसा हो गया? इसका क्रम हो जाएगा विपरीत क्रम। तो क्रम वाली बात आपके समझ में आ गई कि सदिश का एक क्रम और सदिश का जो विपरीत क्रम है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अपन समझेंगे इसको। आया ना समझ में? तो यहाँ देखिए, एक हमने ये सदिश लिया, दूसरा हमने ये सदिश लिया, तो इनको हम एक ही क्रम में कह सकते हैं, ये एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो नियम होगा वो क्या हो जाएगा? इस नियमानुसार किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती है, तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा का सदिश इन दोनों के योग को व्यक्त करती है। किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं कोमा लगा देना, यहाँ पे दो सदिशों को व्यक्त करती है। क्रमागत भुजाएं कौन सी? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये वाली भुजा और दूसरी ये वाली भुजा, ये दो जो हैं वो एक क्रम में लगी हुई है, ठीक है, और ये दो सदिश को व्यक्त करती हैं। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, इनका क्रम इस प्रकार से जिसमें शीर्ष से पूंछ जुड़ी हुई है। अब विपरीत क्रम में क्या हो जाएगा? शीर्ष से शीर्ष जुड़ेगा। ये जो तीसरी भुजा है, ये वाली भुजा, ये विपरीत क्रम में मानी जाएगी, ठीक है। और ये जो तीसरी भुजा का जो सदिश है वो इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। यही त्रिभुज का नियम है। तो यहां पर इसको हम मान लेते हैं P सदिश, और इसको हम मान ले अगर Q सदिश, और ये मान लो है R सदिश, तो ये क्या बन जाएगा? R सदिश जो है, R सदिश का मतलब तीसरी भुजा, R सदिश का मतलब क्या हुआ? तीसरी भुजा, जो इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी, अर्थात P सदिश प्लस Q सदिश, ठीक है। तो अब आप ये बात ध्यान रखें कि तीनों भुजाओं में कोई जरूरी नहीं है कि इसमें विपरीत क्रम वाली भुजा यहीं पर जुड़े, विपरीत क्रम वाली भुजा यहाँ भी जुड़ सकती है,
जैसे ये इस प्रकार से ले लिया, ये इस प्रकार से ले लिया और ये ऐसे ले लिया। अब इसमें आप ये बताएं कि तीसरी भुजा कौन सी होगी, बता सकते हैं तीसरी भुजा कौन सी होगी इसमें? इन तीनों भुजाओं में से दो भुजा कौन सी है जो एक ही क्रम में है? एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है ना। ये दोनों भुजाओं, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो एक ही क्रम में है, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। इन दोनों भुजाओं का क्रम सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि देखिए इसका जो शीर्ष है इससे इसकी पूंछ जुड़ी हुई है, तो ये दोनों भुजाएं एक ही क्रम में है। और तीसरी भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी जो विपरीत क्रम में जुड़ी हुई है। और ये किसके बराबर होगी? इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। बात समझ में आ गई सबके? अब यहाँ पर आप पी क्यू ले सकते हैं, ए पी ले सकते हैं, R1 R2 ले सकते हैं, इनका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट जो भुजा रहती है, परिणामी जो भुजा रहती है, उसको अधिकांशतः R के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। परिणामी भुजाएं नहीं है इसलिए इसको R बोला जाता है, रिजल्टेंट लाइन जो बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? R बराबर P प्लस Q। तो ये आपका इसका नियम हो गया, त्रिभुज का नियम। दूसरा हमारा जो नियम है सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं अच्छे से कि समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, जानते हैं ना। और समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं भी होती है ना, दो आसन्न भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं जो हैं वो आसन्न भुजाएं होती है, समीप वाली जो भुजाएं। मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना देती हूँ। ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी? जानते हो कि आसन्न भुजाएं किसको कहते हैं? ये पास वाली जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये क्या कहलाती है? आसन्न भुजाएं कहलाती है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं जो हैं वो अगर दो सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती हैं, किसको व्यक्त करती है? परिमाण व दिशा को व्यक्त करती हैं, तो इनके कटान बिंदु। अब हम ये बात भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं ना, दो विकर्ण। एक विकर्ण तो ये वाला और दूसरा विकर्ण ये वाला। तो कौन से विकर्ण की बात करेंगे हम यहाँ पर? इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण। कटान बिंदु मतलब जहां पर इनकी पूंछ जुड़ी हुई है, दोनों सदिश की जहां पर पूंछ जुड़ी हुई है उनको अपन कटान बिंदु कहेंगे। तो कटान बिंदु से होकर निकलने वाला जो विकर्ण है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम दो या दो से अधिक सदिश लेते हैं तो उनका परिणामी सदिश अवश्य होगा, कोई ना कोई उनका वहां परिणामी सदिश होता है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज में जो परिणामी सदिश होगा वो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? यहाँ पर ये कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण ये है,
ये कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण होगा, जो एक सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूंगी कि सदिश में कोई भी सदिश राशि है उसमें परिमाण व दिशा दोनों होंगे, और एक सदिश दोनों को व्यक्त करेगा, परिमाण और दिशा को। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पर दो आसन भुजाएं ली, दो आसन भुजाएं दो सदिश को व्यक्त कर रही है, और सदिश मतलब परिमाण व दिशा को व्यक्त कर रही है, तो इनके कटान बिंदु कौन सा होगा? ये वाला। कोई भी दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो सदिश है, तो इनका कटान बिंदु पर कहेंगे इसको, ये कटान बिंदु है। जहां पर ये कट रही है या जहां पर ये मिल रही है उनको अपन कटान बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो इनके परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करेगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो हम नियम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये आप डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त करोगे, यहाँ पर ये सदिश लोगे, ये सदिश लोगे, और इसको आप डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी तीर का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर भी तीर का चिन्ह लगाओगे, और यहाँ पर ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा P सदिश, ये आपका आ जाएगा Q सदिश, और ये आपका आ जाएगा R सदिश। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज या इस चतुर्भुज के नियमानुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को इस नियमानुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करते हैं तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज का
नियम। इसका एक नियम और है, वो है बहुभुज का नियम, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।